चलो इधर देखो, हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग दो तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला डिटर्मिनेंट मेथड, दूसरा था इन्वर्स मेथड, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। दोनों मेथड्स हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन ये जो दोनों जो मेथड है ना, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है पढ़ने के। ये जो दोनों जो मेथड हैं स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, सोल्व करने में काम आ जाएंगे। अच्छी बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत में बता दिए थे डिटर्मिनेंट जब भी बनता है स्क्वायर के फॉर्म में बनता है क्या, और इन्वर्स भी जब भी बनेगा इन्वर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट निकलेगा, और डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर के फॉर्म में हो। कहने का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही वेरिएबल और इक्वेशन की संख्या अलग अलग हो गई तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ये सब काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 2x + 3y + 5z = 8 और 4x + 8y - 6z = 7, अब बोलें कि इसको सोल्व करो, इसके वैल्यू बताओ x y z के क्या होंगे। तो इसको ना ही तुम जो है डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व कर सकते हो, ना ही मैट्रिक्स मेथड से। बस समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये दोनों किस पर बेस्ड है कि जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका हम लोग जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे चल करके जितना भी सारा स्टडी होगा सब इसी के बेसिस पर होगा, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तब इन लोग का हम लोग चर्चा वर्चा कर लेते हैं, लेकिन वैसे कोई इसको पूछने नहीं जाता, ठीक है ना। तो इस जो अगला जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं रैंक मेथड, रैंक क्या होता है पहले सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब अगला जो मेथड है उसमें जो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सब आसान आसान है, करते जाओगे पता चलते चला जाएगा कि हाँ हो क्या रहा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं रैंक, नया वर्ड आने वाला है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। वो होता क्या है जरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखना इधर, रैंक क्या होता है बस ये समझने के लिए ऐसे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग रैंक ऐसे निकालते नहीं हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंटल रैंक क्या होता है, सपोज करो नहीं तो अपने से लेते 1 2 3 2 4 8, ठीक है। यहाँ रखना, मान लो कि लेते हैं 3 2 1, एक मैट्रिक्स लिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 × 4 - 8 प्लस हाँ ठीक है, निकालो जल्दी करो, 2 - 24, जीरो तो नहीं आने वाला है जहाँ तक हम समझ पाए। 4 - 12 कितना आया, -12 -22 गुना के 44 -8 -24, ठीक है। तो 44 - 36 ये आ गया 8, बस सुन रहा है। ये जब 8 आ गया तो जीरो तो ये नहीं आया, ठीक है। तो अभी इसका रैंक 3 है, अभी इसका रैंक कितना है डिटर्मिनेंटल रैंक, रैंक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
अभी इसका रैंक कितना है, 3 है। वो बड़ा से बड़ा रैंक क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा डिटर्मिनेंट कोई एक मैट्रिक्स दे दिए। अब इस मैट्रिक्स में कई तरह के हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बनाए 3x3 का, ठीक है। 2x2 के बहुत सारे डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जितने हमारे कोफैक्टर निकल रहे थे वो सबके सब क्या थे, डिटर्मिनेंट ही तो थे। कोई दिक्कत? 1 वाले कितने बनेंगे, 9 गो बनेंगे। 2 वाले ज्यादा बनेंगे, जो हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे थे। बस सुना रहे ना। तो सपोज दैट अगर हम 3 to 1 के जब अगर हम 1 to 3 ले लिए रहते, तब तो फिक्स था कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। तब इसका रैंक अभी 3 नहीं है, तब रैंक इसका 3 से क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिक्स हो गया कि रैंक ऑफ ए जो है भैया अब तो 3 नहीं होने वाला है, 3 से तो छोटा ही होगा। भले ही वो 1 हो जाए या फिर 2 हो जाए। और एक बात और है कि किसी भी मैट्रिक्स का, नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 1 से कम नहीं हो सकता है। क्यों? यहां देखो, रैंक 1 से कम होने का मतलब क्या है कि जब आप रैंक 0 हो जाना, रैंक 1 से कम होने का मतलब क्या है, रैंक 0 हो जाना। और रैंक 0 होने का मतलब हो गया कि आपने जितना भी 1 ऑर्डर का बनाया, जितना भी 1 ऑर्डर का आपने जो है डिटर्मिनेंट बनाया, वो सबके सब क्या हैं, 0। तो 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट तो यही ना होते हैं, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यही होगा। तो इन सबका वैल्यू 0 कब होगा, जब सबके सब क्या हो, 0 हो। बस समझ में आ रहा? तो अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि सारे एलिमेंट 0 0 नहीं हैं, तो फिक्स है कि उसका तो मतलब कभी रैंक जो है 0 तो होगा नहीं। मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। 1 2 3 ये स्क्वायर फॉर्म में बेकार में हम ले लिए, एक और बढ़ा ही देते हैं ताकि दिमाग से निकल जाए कि हम लोग स्क्वायर पे काम कर रहे हैं। इसको देख लेते हैं। मैट्रिक्स ले लिए, अभी कितना है ऑर्डर इसका, 3x4 का। इसमें अलग अलग तरह के डिटर्मिनेंट बनेंगे। बस हमारा इसमें अलग अलग तरह के डिटर्मिनेंट बनेंगे। 3x3 के कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, हाँ 3 बनेंगे। तुम्हारे पास कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4 है। तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा C1 C2 C3 से, फिर C2 C3 C4 से, 4 बन जाएगा ना। फिर C1 C2 C4 हो जाएगा, C1 C2 C4 हो गया है। C1 C3 C4 हो जाएगा। अब तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत? एक 3x4 का मैट्रिक्स लिए, ठीक है। तो इसका जो रैंक होगा, सबसे पहली बात रैंक के बारे में, अगर आपका m×n का मैट्रिक्स है तो रैंक जब भी बनेगा तो इसमें 3 से छोटा ही बनेगा, क्योंकि आप बड़ा से बड़ा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कितना बना सकते हैं, 3 ही ऑर्डर का ना। क्या इसमें 4x4 का डिटर्मिनेंट बनेगा, नहीं। पहला चीज तो ये हो गया कि हाँ सर इसका जो रैंक होगा ये तो फिक्स है कि हमेशा 3 या 3 से छोटा होगा। और दूसरा चीज ये भी फिक्स हो गया कि जो रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। बस सुन रहा। अब हम बोल रहे हैं कि अब चेक करो कि 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये तुम चारों डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू निकालोगे ना, इस सबका 0 आ जाएगा। सब क्या आ जाएगा, 0। बोलोगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तुम नंबर ही वैसा लिए। देखो इसको तुम बनाएगा ऐसे, ठीक है। ये 1 2 3 है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाएगा। हम इसको 2 4 6 लिए हैं, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इससे माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 2 4 6 8, ठीक है। जैसे ही कोई एक रो या कॉलम 0 होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना, 0। तो क्या D1 0 होगा, उसी तरह से D2 0 होगा, D3 0 होगा, D4 0 होगा। यानी कि तुमने
3 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट बनाए उन सबका वैल्यू क्या आ गया? 0। तुमने 3 ऑर्डर के जितने भी डिटर्मिनेंट बनाए उनका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो इसलिए अब इसका यहां से भी फिक्स हो गया कि इसका रैंक अब 3 होने वाला नहीं है। तो दिक्कत, पहले हमको देख करके क्या पता चला था कि 1 से बड़ा होगा रैंक के और छोटा होगा 3 से, लेकिन हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालें, वो सबके सब क्या हो गए? 0 हो गए। तो यानी कि यहां से अगला लाइन में ये भी पता चला गया कि 1 से बड़ा होगा रैंक के और 3 नहीं होगा, यानी कि 2 या 2 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि रैंक के कौन डिसाइड करेगा? किसी भी मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट, उससे जितने भी सब डिटर्मिनेंट बनेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स से जो छोटे छोटे मैट्रिक्स बनते हैं उनको सब मैट्रिक्स बोलते हैं, और उनके डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे? सब डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत? अगर रैंक का डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर R है, इफ R इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A, अगर R कोई रैंक है मैट्रिक्स A का, तो इसका मतलब ये है कि एक तो R ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जरूर मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, एक R ऑर्डर का, ठीक है, सब डिटर्मिनेंट मिलेगा जो कि क्या होगा? नॉन जीरो होगा, और उसके ऊपर वाले सबके सब जीरो होंगे। बस समझ में आ गया रैंक डिसाइड करने के लिए। जैसे मैं अब इसका और रैंक निकालते हैं, इसका रैंक कितना होगा? 3 तो नहीं होने वाला है, पता चल गया ना, क्योंकि 3 ऑर्डर वाला सबके सब क्या है? 0। अब ये 2-2 का बना के देखते हैं, 2-2 का, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 3 - 4, माइनस से क्या गया ना? 0 नहीं आया, ठीक है, यानी कि फिक्स हो गया कि रैंक इसका कितना होगा? 2 होगा। रैंक 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 ऑर्डर का हमको एक डिटर्मिनेंट मिल गया जो कि नॉन जीरो है, और इससे ऊपर के जो भी ऑर्डर वाले थे वो सबके सब क्या हो गए? 0। बात समझ में आ गया? तो इफ R इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A, इट मीन्स there is a determinant, there is a subdeterminant, there is a sub matrix लिखा ज़्यादा बेटर रहेगा, there is a sub matrix of order R whose determinant is non-zero and every sub matrix and determinant of every sub matrix greater than R and determinant of every sub matrix greater than order R is 0। किसी नंबर को उस मैट्रिक्स का रैंक तभी बोलेंगे जब उस ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, इधर उस ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है, और उसके ऊपर के ऑर्डर वाले सबके सब क्या हो? 0 हो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऐसा मान लो कि अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इधर रखना, 8 के जगह पर हम खाली सिर्फ क्या लिख देते हैं? 7, ठीक है, तब इसका रैंक 2 नहीं होगा, क्योंकि रैंक होने का क्या शर्त है? रैंक 2 होने का मतलब ये हो गया कि अगर रैंक 2 है तो उससे बड़े ऑर्डर वाले जितने भी डिटर्मिनेंट हैं सबको 0 होना पड़ेगा। लेकिन अब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि तुम C1 C2 C3 से बनाओगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन C2 C3 C4 से बनाओगे तो 0 नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि नंबर हम यहाँ पर चेंज कर दिए, ठीक है, यानी कि अब इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि रैंक 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल गया जिसका वैल्यू 0 नहीं है,
और इससे ऊपर तो ऑर्डर ही नहीं बनने वाला है, इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का, अगर हम बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 7x10 का, एक कोई मैट्रिक्स है 7x10 का, हम बोल रहे हैं कि रैंक ए, इस मैट्रिक्स का रैंक जो है 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब जितने भी आप डिटर्मिनेंट बनाना शुरू किए, ठीक है, तो 5 से ऊपर ऑर्डर वाले, यानी कि 6 ऑर्डर वाले और 7 ऑर्डर वाले, ज्यादा 7 ऑर्डर के बनेंगे, ठीक है, ये सबके सब डिटर्मिनेंट क्या बन गए 0। बात समझ में आ गया, रैंक का मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत? रैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़े। तब सवाल ये उठता है कि क्या हमको जो है, जो भी मतलब कि मैट्रिक्स देगा उसमें हर एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालते रहेंगे? नहीं, डिटर्मिनेंट 0 होने का हम लोग बहुत प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट 0 कब कब होता है? सबसे मेन तो वही है कि दो रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए, और इक्वल हो गए तो उनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जरा देखना इधर, ये चीज क्लियर हो गया, रैंक किसको कहते हैं, ठीक है। देखना इधर, अब इसे हम क्वेश्चन लेते हैं। जरा देखो इधर, वन 5 4 6 2 7 5 9 और 3 9 6। हम इसका चाहते हैं कि रैंक, तो एक तो तरीका इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, जरा देखिएगा उसको इधर, तो इतना तो पढ़ चुके हैं कि जो भी इस पर जो रैंक का काम है वो कौन डिसाइड कर रहा है, डिटर्मिनेंट। और पढ़ के आ रहे हैं डिटर्मिनेंट में कैसे कैसे काम पता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस आता है, कोई दिक्कत? देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखना इधर, याद है पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि इधर था मल्टीप्लाई, जो लास्ट क्लास था, अरे इधर मतलब कि 1 1 0 0 लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बस बस यहीं पर। तो यहाँ पर देखो उसी चीज को बस खाली आगे बढ़ाएंगे। वहां पर था कि दोनों तरफ करना पड़ रहा था तो गलती हो रहा था, यहाँ पर गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बस इसी में करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला जो यहाँ का पोजीशन है उसको 1 फिक्स करना है। क्लियर है? इसके नीचे क्या करेंगे, ठीक है, देखना इधर, बस ऐसे करते जाना है। तो 1 5 4 6, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 5 2 जा 10, कितना -3 8, ठीक है, 5 -3 6 2 जा 12 9 -12, इसको करो या 0, समझ में आ रहा दिक्कत? फिर 15 9 में से 15 क्या -6, फिर 4 तिहाई 6 में से 12 गया -6, 6 दूना सॉरी 18, 12 में से 18 गया -6, यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये तो गया ना, फिर क्या था कि यहाँ पर हम 1 लाए, ठीक है, कि ये जो वाला है इसका ठीक डबल है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें, दिक्कत, यानी कि 1 5 4 6 0 -3 -3, ये क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, -3 से सब में डिवाइड कर दो, इसमें ये तुम्हारा आ गया 1 5 4 6 0 1 1 1 0 0 0 0। बात समझ में आ रहा है? बोलो।
-3 से डिवाइड कर दिए सब में, यहाँ पर 1 लाना है ना हमको, तो इस रो में क्या किए, डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत? यहीं से डिसाइड हो गया कि अगर आप इसका मतलब कि सबका जो आपको काम हम दिए थे कि आप 3 + 3 का मुझे चेक करो, तो डिटरमिनेंट में काम तो यहीं से करते, जीरो करने का कोशिश करते, घटाते उठाते करते, तो जो हम डिटरमिनेंट लिए जाएंगे कर लिए वही काम पहले हम मैट्रिक्स में कर लिए हैं। तो अब जरा तुम खुद से देखो, अगर तुम 3 × 3 का आओगे क्या होगा कि नहीं, यानी कि इसको जब भी तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, एग्री कर रहे हो? यानी कि रैंक तो अब तो 3 नहीं हो, यानी कि रैंक क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ वैसा नंबर रहा, ये घटाने पर अगर ई भी 0 तो रैंक, यहीं से साफ पता चल गया कि रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो काम है इधर कि यहाँ पर 1 लाना, उसके नीचे 0, यहाँ पर 1 लाना, उसके नीचे 0, ठीक है। इसको जो फॉर्म, ये जो मैट्रिक्स का ये जो फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्लन फॉर्म। फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर रोप ऑपरेशन किए हैं तो इसको हम लोग पूरा नाम देते हैं, तो रोप एक्लन फॉर्म। अगर कॉलम में ये काम करते तो कॉलम एक्लन फॉर्म। सबसे पहले कोई भी अगर मैट्रिक्स देना, कोई भी, तो उसको क्या करो, चेंज करो। एक्लन फॉर्म में जितने नॉन जीरो, इधर सुन लो बाबू, एक्लन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रोज वहीं उसका रैंक होगा। अगर 2 को 0 हो जाता तो डिटरमिनेंट में दोनों डिस्टर्ब करता, 2 × 2 का भी डिटरमिनेंट नहीं बन पाता, फिर रैंक क्या हो जाता, तो हो जाता। तो किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि अब आपको डिटरमिनेंट नहीं, सीधे क्या करना है, फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है, करके 0, फिर अगला लाइन में इसको 1 करना है, नीचे में 0, और यहीं से पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आसान काम है ना, ठीक। से रैंक जो होता है डिटरमिनेंट की बेसिस पर डिफाइन करते हैं, लेकिन कभी भी डिटरमिनेंट यूज करके रैंक नहीं निकाल जाते हैं, ठीक है। वो आराम से एक्लन फॉर्म से काम कर लेते हैं। वहीं सब आगे का जो लीनियर सोल्व करने के लिए पता चलेगा। इधर अगला मैट्रिक्स देते हैं, कुछ मैट्रिक्स है निकाल, जैसे में है -1 0 -1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 चेंज करना है। अब जरा सुन लो मेरी बात, एक्लन फॉर्म होता है, क्या है प्रॉपर्टी, जरा देख लो इधर, यहां देखो, किसी पहला नॉन जीरो एलिमेंट, एक्लन फॉर्म क्या बोलता है, किसी भी रो में पहला नॉन जीरो 1 होना। कहने का मतलब इधर अगर मेरा 1 यहां पर है तो इसके आगे जो भी नंबर होने चाहिए 0 होने चाहिए। कोई दिक्कत? अब इसका जो नीचे वाला रो रहेगा, ठीक है, इसका पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा इस 1 से, इस 1 के पीछे ही रहेगा, लगता है कि वो यहां पर है, लगता है कि वो यहां पर है, अगर रहेगा उससे पीछे ही रहेगा, तो यहां पर है, यहां पर सबके सब क्या होने चाहिए, 2। बस समझना, अगर ये वो यहां पर है यहां पर सबके सब क्या होने चाहिए, नहीं -1 भी नहीं,
बोल दिए एक्लन फॉर्म का पहला जो एलिमेंट है क्या होना चाहिए 1, इसको पाइवट पोजीशन आता है। तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बात समझा रहा। अच्छा तो फिर जरा यहां पर जब आएंगे तो यहाँ ज्यादा कहां पर होगा फिर इसके पीछे, तो इसके आगे सबके सब क्या होंगे। जब यहां पर 1 आ गया तब नीचे वाले रो में गलती से भी अब क्या होगा तुम्हारा 1 नहीं आएगा, सबके सब क्या होंगे तब। अब इस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 1 2 3। यहां पर नंबर हो सकते हैं 3 4, कोई दिक्कत नहीं, 3 क्योंकि कितने आए लो, एक और अगर बढ़ा देंगे तो भी क्या रहेगा वो 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत। रैंक अगर बढ़ाना है तो लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिख देते हैं 1 0 0 4 2 2। अब इसका रैंक कितना हो गया 4। अगर यहाँ पर 0 है यहाँ पर 1 है, ठीक है, जो भी 1 आएगा अब इसके ठीक इधर ही आएगा, ये है एक्लन फॉर्म, कोई दिक्कत। अब हम बोल रहे हैं एक्लन फॉर्म में चेंज करो, तो एक्लन फॉर्म का पहला डिमांड क्या है कि सबसे पहले हमको 1 चाहिए, तो तुम सबसे पहले इधर सारे रो को इन्वेस्टिगेट कर लो, इधर डिटर्मिनेंट ये फैसिलिटी है ना, हम रो को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको तुम 1 करने के बजाय तुम जैसे ही देखा कि यहाँ पर 1 1 है, इसको इंटरचेंज कर लो ना, डिटर्मिनेंट बस, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ये सी रहेगा 0 -1 8 0 -2 0 0। अब आगे करो, यहाँ पर 1 कर दिए हैं, अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर दिक्कत है, इसको 0 करो, ठीक है, इसको जोड़ दो इसमें, ठीक है, फिर यहाँ वाला को 1 बनाना है, करो। हाँ इधर क्या होगा सबसे पहले तो 1 0 0 तो हो गया, 0 -1 8 0 पे रखते हैं, इससे इसको 0 करेंगे 0 2 0 0 0 0 0 1, फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देखो तो इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसमें जो है इधर 1 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 1 बनाने के लिए नहीं पहले 1 कर लिया करो, एक्लन फॉर्म में जाने का सही तरीका है पहले 1 कर लो। अब वो 1 हो चुका है, अब 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 0 तो 8 2 जा 16, सॉरी माइनस -8, ठीक है, -16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +16 हो जाएगा, 0 फिर 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको भी अगर चेंज करते हैं 16 से भगा दे देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ गया, ये हो गया। इसमें क्या कितनी है 4 ही है ना, नॉन जीरो रो वैसे रो जिसमें 0 जो कि पूरी तरह से 0, तो चारों रो है जो कि पूरी तरह से 0 नहीं है, इस मैट्रिक्स जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, 2 को फिर 0 करना है इस 1 की हेल्प, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा, में से 2 जाएगा 0, तो 2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो -16, तो 0 यहाँ क्या है 0 0 माइनस -16 क्या हो जाएगा 16, ठीक है, और फिर वो क्या होगा 16 को हम 16 से भगा देंगे, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। कि आपको जो है डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, बस हाँ मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम तो ये बता रहे हैं कि एक्लन का जो परफेक्ट फॉर्म क्या है, लेकिन यहाँ पर 16 है तो अभी हो गया ना कि हाँ मतलब कि अब जो रैंक इसका जो है 4 ही रहने वाला है, ठीक है। एक्लन फॉर्म तो ये बोलता है कि 1 1 होना चाहिए, तुम 1 1 नहीं करना चाहता है, बस यहाँ पर कुछ नंबर है यहाँ पर 0 कर दो, नंबर है यहाँ पर 0 करने की कोशिश करो, वहां से भी रैंक डिसाइड हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है रैंक के लिए,
एकलन फॉर्म के लिए 1 लाना जरूरी है, रैंक के लिए 1 नहीं है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद रैंक का बात खत्म नहीं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, 1 -1 1 1 1 1 -1 2 3 1 2 -2 1 0 2 1 1 -1 -3 और 3। कितना का मैट्रिक्स है? 4 क्रॉस, ठीक है। तो रैंक जो है हमेशा नंबर ऑफ कॉलम में जो रहता है, ठीक है, उससे, ठीक है, रैंक तो हमेशा फिक्स है कि 4 से कम ही होगा। बाकी तुम लोग 4 होगा, 4 से कम होगा। इधर सबसे पहले तो 1 -1 1 1 1 माइनस करेंगे इसको, तो ये तो 0, ये भी 0, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो गया 1 - 2 -1, और 2 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और ये 2 -2 ये भी क्या हो गया, बस में आ रहा है। देखना, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये -2 -3 -1 -4 3 -1 2, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब हमको यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर तो 0 आ गया, नंबर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर है, तो इस रो को यहाँ पर लेकर बस ना, अब यहाँ सब डिस्टर्ब इनके 1 किसके, इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या करते हैं डिवाइड करके चले जाते हैं 1 1 1 1, ठीक है। अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किसके वो R4 R2 को इंटरचेंज किससे कर रहे हैं 1/2। यहाँ देखो तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। बोलो, हैं? अब इन दोनों को लिख लो, 0 0 1 2 0 0 0 -1 -2 0। बोलो आयुष, क्या दिक्कत है? यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसके नीचे 0 करने के लिए जाएंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे पूरा खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा -1 1 1 1 0 1 -1 -2 1 0 0 0, और नीचे में सब 0 हो गया। तो कितने रो मिले? नॉन जीरो रो कितने हैं? 3 है ना, ठीक है। तो एक तो 0 हो गया पूरा, वो तो 0 रो हो गया। तो नॉन जीरो कितने हैं? 3। रैंक ऑफ ए, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, इसको ऐसे कर लोगे। अब चलते हैं जरा इक्वेशन पर, ठीक है, हो गया ये। रैंक निकालना सीख गए, देखना है। देखना, सपोज करते हैं पहली बात की जो इक्वेशन जो रहता है नॉन होमोजेनियस, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रखना, A11 X1 लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वेरिएबल जेड करते हैं,
हम 3 गो से अब आगे बढ़ रहे हैं। कैसा होता है पहले उसको, वेरिएबल तुम्हारा है x1 x2 x1 x1 a12 a12 x2 a13 x3 से ले करके हम n वेरिएबल तक जा रहे हैं। a1n xn इक्वल टू लिख रहा है b1। पहला इक्वेशन रेडी है, कोई दिक्कत? n वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल कितने हो गए? टोटल वेरिएबल तुम्हारा हो गया है n। आगे बढ़े, आगे बढ़े, दूसरा इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। a21 x1 a22 x2 x3 से लेकर के a2n xn इक्वल टू लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? तीसरा इक्वेशन a31 x1 a32 x2 a33 x3 से लेकर के a3 b3। इसी तरह से करते हुए हम m इक्वेशन बनाएं। am1 x1 am2 x2 am3 x3 से लेकर के लास्ट में mn xn हो जाएगा bm। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत? तो टोटल इक्वेशन कितने हैं? m। टोटल है n, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन अलग लिए हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल अलग लिए हैं, ठीक है? अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। देते हैं ताकि वहां कुछ और रखना। ये ऐसे लिखाएगा a11 a21 से लेकर a12 a13 से लेकर के a1n a22 a23 से लेकर के am2 से लेकर के amn क्या आ जाएगा बाबू? ऐसे x1 x2 x3 से लेकर के इधर हो जाएगा b1 b2 bn। इसकी सी को इन शॉर्ट में x इक्वल्स टू, आप समझ में आ रहा था कि ax इक्वल टू b क्यों लिखा जा रहा था? क्योंकि मैट्रिक्स a की तरह रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये x हो गया और ये हो गया b, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद जो है इधर देखो, ये तो मैट्रिक्स a हो गया, इधर ये तो मैट्रिक्स जिसको नाम देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। C इक्वल टू ऐसे लिखते हैं इसको, एकदम आसान, ठीक है? रेशियो नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है? डायरेक्ट यही लिखा जाता है, ये तो बहुत न के बराबर, डायरेक्ट लिखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। यहाँ देखना ये क्या होता है, देखना इधर, ये तुम्हारा हो जाएगा A11 1 2 से लेकर के पूरा जो मैट्रिक्स है A12 से लेकर के, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ देखना, फिर यहाँ पर आ जाएगा A2n और यहाँ पर आ जाएगा AMN। ये जो डॉट डॉट का जो साइन है ऐसे कर दिए और यहाँ पर लेते हैं B1 B2 B3 BN M। कितना कोई भी अगर क्वेश्चन देगा कितना कंफर्टेबल हो? सर इसको जो है, ठीक है, फॉर्म में चेंज करने की कोशिश जो वैसे ही करेंगे, एक्लन फॉर्म में लाने का जरूरी नहीं है कि एक्लन फॉर्म में लेकर के आए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि यहाँ पर कोई नंबर है, इसके नीचे 0, यहाँ पर कोई नंबर है, इसके नीचे 0 करने की कोशिश करेंगे, बस यही काम करना है, ठीक है? क्वेश्चन लेते हैं, वहां ज्यादा समझ आएगा। पर इतना कर लो, जो लिखना है पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ देखो नॉन होमोजेनियस को हम लोग काम कर रहे हैं, देखना इधर, देख लो इधर बचा रहे हैं, ठीक?
सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब होगा, तो लिख देते हैं, फिर क्यों होगा क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी होगा, सॉरी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होगा। ऐसे लिखने का जो है इधर ऐसे बस इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको रैंक दोनों का निकालना है, ए का भी निकालना है और पूरे का भी निकालना है, बात समझो। तो दो बार निकालने से अच्छा है कि हम दोनों मैट्रिक्स को एक ही बार में ऐसे लिख दिए। हम ए का भी अप्लाई करते जाएंगे, ए का रैंक यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक क्या है, ए भी है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक मैट्रिक्स ए बी है, ठीक है, तब जो तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके दो केस हैं, क्या बराबर होने पर कंसिस्टेंट होगा, अब यूनिक का इस सब का जिक्र कर लेते हैं। इधर देखो, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू एन आ जाए। एन क्या भाई, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल है, एन क्या लिए हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड की इक्वल हो जाए और वो एन आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा जो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन क्या केस है, सवाल इससे आसानी से बनेगा, अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-3 सवाल बनाओगे तुरंत पता कितना ये बेहतरीन मेथड है। रैंक ऑफ ए इक्वल ऑफ आर हो जाए लेकिन एन रहे, रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ ए के बराबर है, इस और बराबर तो है, आया है नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो है कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी तुरंत थोड़ा देर में एग्जांपल लेंगे, 2 मिनट में तुमको तुरंत ही समझ में आ गया। इधर नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट का केस, ये तो हो गया ना, इनकंसिस्टेंट रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ए बी, हो गया। जल्दी से इसको लिख लो, तुरंत लेते हैं, तुरंत आ जाएगा। क्यों इसको इतना आसान माना जाता है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। देखना इधर, एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन देखो, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 14 और प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 30। बोला कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसको फिर सोल्व करो, ठीक है। देखना जाए, हम बोल दिए हैं कि सबसे पहले आपको जो है तैयार करना है एकदम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, डायरेक्ट तैयार करो, ए बी सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑगमेंटेड तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो कर लो ऐसे, क्या सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 6 XY, समझ में आ रहा है। बी कितना हो जाएगा, दिक्कत, अच्छा निकाल रहे हैं, ए ऑगमेंटेड बी इधर 1 1 1 1 1 4 7 ऑगमेंटेड कितना 6 14 30। अब हम इसको बोल रहे हैं कि अब आराम से तुम मुझे एक्लन फॉर्म में चेंज करो, एक्लन फॉर्म में तो क्या आएगा 1 1 6, इसको करके 1 और 8 हो जाएगा और 0 6 और 30 24 और चेंज करते हैं
इनसे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा तो 1 1 1 6 0 1 2 8 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये ना, यहाँ से यहाँ तक ए है इधर, तो ए का रैंक कितना आया? 3, सॉरी 2। ए का रैंक कितना आया? ऑगमेंटेड का रैंक कितना आया? 3 कहाँ आया? 0 ही ना है, 2 ही ना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड कितना आया है? 2 आया है। वेरिएबल कितने हैं? 3 है। रैंक इक्वल तो आया लेकिन 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, यहीं पर चर्चा कर रहे थे सब कुछ का। क्यों ऐसा हो रहा है देखना इधर। सबसे पहली बात, अगर रैंक डिफरेंट रहता तो क्या होता? इफ यहाँ पर रैंक, पहला किसको लेते हैं इधर, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए बी, उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम चाहते हैं ए का और ए बी का रैंक डिफरेंट हो तो कहाँ पर नंबर आना चाहिए? यहाँ पर ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएगा रैंक मेंटेन रह जाएगा, कोई दिक्कत? तो मान लो कि यहाँ पर सपोज करो 2 लेते हैं, सपोज करो तो 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, वाट जो भी नंबर लेना है ले लो, 2 ले लेंगे। यहाँ मतलब क्या हुआ कि जब तुम इक्वेशन को फिर से यहाँ से बनाओगे तो जेड लगा करके पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। देखना दूसरा का बनेगा y प्लस 2z इक्वल टू 8। यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 2, यानी कि 0 इक्वल टू 2। क्या ये सही बात? 2 ना, अब समझ में आ रहा है? यानी कि जैसी रैंक ऑफ ए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब वही चीज वहां पर डिटरमिनेंट में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बाबू? देखना इधर कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, कोई भी d1 d2 d3 में से ऐसा मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो तो नो सॉल्यूशन होता था। तो यहां से जब आएगा d1 d2 d3 तो क्या है? नॉन जीरो आएगा। d1 क्या हो गया? 0, क्योंकि एक रो ही पूरा 0 हो गया है। लेकिन d1 बनाओगे नॉन जीरो क्या? तो जैसे रैंक जो है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन का केस बन गया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ हो जाएगा और इधर का सारा वेरिएबल खत्म हो गया। यहाँ पर 0x 0y 0z इक्वल्स टू आ गया 2, यानी कि 0 इक्वल्स टू 2, नो सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर तो मेरा 0 आया था। अब देखिए, अब जरा देखना, रैंक अभी तुम्हारा 2 आया हुआ है, तो 2 आने का मतलब क्या है? अब तुम्हारे पास इक्वेशन वेरिएबल कितने हो गए? इक्वेशन 2 रह गए, वेरिएबल क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो जब भी रैंक निकलता है ना, तो रैंक आपको ये इक्वेशन कितने, रैंक आपको ये बताता है एक्चुअली में कितने। इक्वेशन भले ही आपको 3 दिए गए थे, लेकिन एक्चुअल में वो कितने? 2 ही थे। जो तीसरा जो इक्वेशन था वो पहला और दूसरा का जोड़ घटाव। अब समझ में आ रहा है? था पहला और दूसरा को जोड़ घटाव करके ही बनाया गया था, और इसीलिए जब आप उस पर रैंक वाला जो करने की कोशिश की वो क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को तो खोजना पड़ेगा। बात सुन रहा है ना? अगर रैंक 2 है, वेरिएबल 3 है, किसी एक को क्या मानना पड़ेगा और तब जाकर कुछ सोल्व करेंगे। यही काम पहले हम लोग कर रहे थे। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मिल जाता था, हम बोलते थे कि 2 ही इक्वेशन लो, तीसरा को मत लो। क्यों भाई? उसका जवाब यहां से मिल रहा है, क्योंकि तीसरा इक्वेशन जो वो आप समझ में आ रहा है? जोड़ घटाव कर तो हो गया 0 हो गया।
अब सुना गया। तो जैसे ही रैंक तुम्हारा वेरिएबल से जितने वेरिएबल उससे कम आ जाए, इक्वल है और वो कम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो ये किसका केस बन गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अपना सोल्व करने का तुम टेक्निक जान ही रहे हो, यानी ना तुमको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ा, ना एडजॉइंट भी निकालने की जरूरत, तुम बस ऐसे काम किए और तुमको यहीं से पता चल गया कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गया। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। अच्छा, रैंक रैंक इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर भी इधर समझ कर यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए, यहाँ पर भले जीरो है, क्या फर्क पड़ने वाला है, रैंक अभी भी उसका क्या है, 3 है। कोई दिक्कत। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और वो तुम्हारा एन के इक्वल आ जाए, वो तुम्हारा किसके इक्वल आ जाए, एन के। यानी कि उतने ही इक्वेशन है जितने की वेरिएबल, उतने ही इक्वेशन है जितने की वेरिएबल है। तो किसका केस हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन का। अब समझ में आ गया क्या है, हैं? तो इस पर जहां कमांड हो जाता है ना, तो फिर डिटरमिनेंट बस उसका इनवर्स निकालने जाओ, एडजॉइंट निकालने जाओ, वहां पर दिमाग नहीं जाता, अपना जो है सारा काम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सोल्व कैसे को आगे देख लेते हैं। ये समझ में आ गया आता है, यानी कि आगे का काम होगा, ध्यान रखना। और दूसरी चीज, इस काम को करने से ये होता है ना कि तुमको इक्वेशन सब आसान होकर मिल गया। अब पहले की तरह मेन इक्वेशन, अब तुम इसी को सोल्व करो। देखो इधर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 2z इक्वल टू, मेन को नहीं सोल्व करना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर x वाई जेड लगाएगा ए पर, तो क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई 6, और जब यहाँ पर लगेगा तो 0x वाई प्लस 2z इक्वल टू 8। ठीक है, तब तुमको सोल्व भी इसी को करना है, इन्हें कि अब तुम यहाँ पे जाके सोल्व करना। तो तुम्हारा दोनों चीज आसान कर दिया, एक तो कर दिया, ठीक है, और दूसरा चीज आसानी से पता भी चल गया। तो यहाँ पे देखो, अब के मान ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के, और y इक्वल टू 8 माइनस 2 के, और z तुम के मान चुके हो। अब y का वैल्यू इसमें रख दो, x प्लस 8 माइनस 6 माइनस के माइनस प्लस के, यानी कि x इक्वल के माइनस 2। बोलो जरा खुद से सोच करके बताओ, हमको तो यही है। इक्वेशन को ठीक इस तरह से बस अपना लिखिए, रैंक डिसाइड कीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जाता है, तुरंत लिखिए, आंसर अवेलेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। क्या लिखना है इसको, हाँ हाँ, समझ में आया ये। एक मिनट, तो ऐसा ना कैसा क्वेश्चन उठा लें कि इधर देखना, क्वेश्चन है,
4 इक्वेशन दे दिए, वेरिएबल 3 ही है, ठीक है। आराम से उसको उस फॉर्म में लिखो, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखो, एक्लन फॉर्म में जाओ, तुरंत वहां से पता चल जाएगा कि 4 गो नहीं है, कि एगो होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 एगो होगा। कितना आया रैंक? मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। इधर सबसे पहले डायरेक्ट ऑगमेंटेड हम बना रहे हैं, 1 2 4 5 7 -1 -5 -3 12 6 3, ठीक है। -16 48 16 और 0, 1 -4 -3 -16, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, -8 और 7 + 8 50, और ये हो गया 1 मिनट, 2 से जी -6 तो 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस -32, और उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, 43 + 32 में हो जाएगा, हैं 43 50 80 हो जाएगा ना, हैं हाँ ठीक है ना, सारे में आ रहा है, काम ही बन गया। 4 से करेगा तो 0 15 ठीक है। तो यानी कि इसके हेल्प से हम इसको खत्म करते हैं, तो डायरेक्ट इसको 0 0 कर लिख देते हैं, 15 से घटा करके 1 नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई जरूरी बात बोल दिए हैं, एक्लन फॉर्म के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है, हम आइडिया दे दी कि 15 आ गया, इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। क्या कॉमन हो रहा है सब में से? कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, 3 कहाँ से कॉमन होगा 80 में, ठीक है। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, यहाँ देखो तो क्या आ गया, ये एक, ये पहला 15 18 80 सबका नीचे, यहाँ से साफ पता चल गया कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, जो कि तुम्हारा क्या है बाबू, 2 है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब इक्वेशन को -4y -3z = -16, और यहाँ पर आ गया 15y + 18z = 80, z को k ले लो, z को k, ठीक है, z = k, इसका मतलब हो गया y का वैल्यू 80 - 18k/15 आ गया, तुरंत मिल गया। x का वैल्यू निकाल लो, = 4y + 3z - 16, वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दें, 320 - 72k + 15 एलसीएम, 15 तिया 45 के -16 को रहने दो उधर, यहाँ पर रख दो अपना 15 को, 10 - घटा लो, तुम्हारा आंसर मिल गया। ये क्लियर है, आया क्या उन लोग? ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो जो है लैम्डा और म्यू इस सब का वैल्यू वाला, ताकि तुम लोग फिर अपना बनाना, ठीक है। हम्म 4 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, ये वाला यही मेन मेथड है। अब कितना हो वेरिएबल रहेगा, आज नॉन होमोजेनियस पढ़ लिया, कल होमोजेनियस पढ़ लेंगे, खत्म हो गया। मेन मेथड यही है, कितना हो वेरिएबल रहे, कितना हो, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, मिनाट का लफड़ा नहीं, वर्ष का लफड़ा, सीधा रैंक निकालिए, काम खत्म। बोर्ड क्या है कि x + y + 6 है, और x + 2y z = 10 है, और x + 2y + लैम्डा
इक्वल्स टू म्यू है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। बोला कि म्यू का क्या क्या वैल्यू होगा कि यूनिक सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले या फिर नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करते हैं सीधे। 1 1 1 3 और ये हो गया 1 2 लैम्डा, यहाँ पर म्यू, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6। कोई दिक्कत? चेंज करते हैं एक्लन फॉर्म। 1 1 1 6 0 1 10 माइनस 6 यानी कि 4 और ये हो गया 0, ये तुम्हारा 1, ये हो गया लैम्डा माइनस 1, ये हो गया म्यू। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसको भी चेंज करते हैं। 1 1 6 0 1 4, इसको करेंगे 0 0 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 और ये हो गया म्यू माइनस। यहाँ तक आ गए? अच्छा, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर पहले तो नो सॉल्यूशन को निकाल देते हैं। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो दिक्कत? और इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर 0 हो जाए और यहां तभी ना रैंक इक्वल नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसका और ये पूरे का रैंक इक्वल कब होगा? कब इक्वल नहीं? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाए, इसका रैंक कितना हो गया 2 और यहाँ पर 0 ना हो तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर यहाँ पर 0 कर दे, यहाँ पर कुछ रहे तो तब तो फिर दोनों का रैंक बराबर ही रहेगा। यहाँ पे तो 5 है, हो जाएगा 3 ही, और यहाँ पर पूरे का रैंक क्या होगा 3 ही, क्या यानी कि 0 इसको होना पड़ेगा, इसको यानी कि लिखेंगे फॉर नो लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 10 नॉट इक्वल्स टू, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 10, यानी कि लैम्डा 3 रहेगा, 10 नहीं रहेगा, तब क्या मिलेगा आपको? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अच्छा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, आर आए, लेकिन लेस देन होना चाहिए किससे? एन से, यानी चाहिए वेरिएबल कितने तुम्हारे पास? 3, ठीक है, और ये रैंक इक्वल तो हो जाए लेकिन वेरिएबल, यानी कि रैंक क्या, 3 इक्वेशन है तो रैंक क्या हो जाए, या फिर 1 हो जाए, तो लैम्डा ब्लू 0 कर सकते हैं, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 3 ले लेंगे और म्यू इक्वल टू कितना ले लेंगे 10। समझ में आ रहा है सब? यानी कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 10। बोलो जी आयुष, यानी कि जब लैम्डा का वैल्यू 3 हो, म्यू हो, तब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जरा यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको बताना। लैम्डा, हाँ, ये जो है नहीं होना चाहिए, ये 0 का रैंक क्या हो गया 2 हो जाएगा ना, ये 0 ना हो, और इससे कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो भी गया तो कोई दिक्कत, यानी कि सारा केस इस पर है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा माइनस 0 लैम्डा नॉट। अब बोलो, है उससे आसान डिटर्मिनेंट, इसीलिए इसको ऊपर का चीज को नीचे वाला क्लास में पढ़ा दिया जाता है ताकि एग्जाम में उड़ा सके। ठीक है, पेपर अरेंज करके इसका जरा फोटो खींच लो, ठीक है, हाँ, बंद करो इसको।